जैसा कि आपको पता है आने वाले 21 सितंबर 2022 को बीपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट होने जा रही है और हर साल बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स में बिहार जीके से लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हम बिहार जीके को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। और यकीन मानिए अगर आपने क्लास को अच्छे से फॉलो किया, अगर आपने क्लास में अच्छे से ध्यान देकर के इस चीज़ों को सुना तो सारे के सारे प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। और लगभग 7 एपिसोड इसके आएंगे जिसमें कि हम पूरा बिहार जीके को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे और इसके बाद हम करंट अफेयर्स भी कवर कर लेंगे बिहार का और नेशनल इंटरनेशनल। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केवल आपको ध्यान से यहां पर सारे प्रश्न सुनने हैं। यहां पर हम डिटेल में तो नहीं करेंगे, लेकिन हां सबके सब सारे प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे अगर आप अच्छे से सुनते हैं। बिहार के इतिहास को पूरा कवर करेंगे और उससे सबसे पहले हम प्राचीन बिहार के इतिहास को कवर करेंगे। प्राचीन बिहार के इतिहास को कवर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट कहा गया था। क्या ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट कहा गया? याद रखिएगा, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट और इस क्षेत्र में रहने वाले कीकट क्षेत्र में रहने वाले लोग को व्रात्य कहकर संबोधित किया गया था। तो क्या समझ में आया कि ऋग्वेद में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों को व्रात्य कहकर संबोधित किया गया। याद रहेगा, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट कह के पुकारा गया और कीकट में रहने वाले लोगों को व्रात्य कहा गया। यहां पर एक और बात याद रखिएगा कि बिहार के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है हमें सतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। बिहार के बारे में सबसे पहले जानकारी जो हमें है वो सतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले हमें सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले हमें सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। उसके बाद हमने देखा ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट कहा गया और कीकट में रहने वाले लोगों को व्रात्य कहकर पुकारा गया। यहां पर देखिए कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। यहां अथर्ववेद लिखा गया है। तो मगध का याद रखिएगा, अगर बिहार के बारे में बात कहे कि बिहार का सबसे पहले चर्चा या सबसे पहले उल्लेख हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता है तो याद रखिएगा वो सतपथ ब्राह्मण है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मगध क्षेत्र के बारे में या फिर मगध की सबसे पहले चर्चा किस ग्रंथ में हमें देखने को मिलती है तो याद रखिएगा अथर्ववेद में। क्या मगध का सबसे पहला उल्लेख हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो अथर्ववेद में। मगध का सबसे पहला उल्लेख हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो अथर्ववेद में। और यहां पर आप वायु पुराण देख रहे हैं। याद रखिएगा वायु पुराण, और वायु पुराण में याद रखिएगा वायु पुराण में गया राजगीर पुनपुन और जो मगध वाला क्षेत्र है, ठीक है, गया राजगीर पुनपुन, तो वायु पुराण में इसे पवित्र स्थान की श्रेणी में रखा गया था। क्या? गया राजगीर पुनपुन, इन सबको कहा गया था ये सब पवित्र स्थान है। क्या कहा गया था वायु पुराण में? गया राजगीर पुनपुन, इन सब जैसे क्षेत्रों को जो कि कीकट क्षेत्र कहा गया था ऋग्वेद में, इन सब को पवित्र स्थान कहा गया। लेकिन वहीं पर वाराह पुराण, याद रखिएगा वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया था। तो याद रखिएगा वायु पुराण में गया राजगीर पुनपुन इन सबको पवित्र देशों की पवित्र क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया, जबकि वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया था। ठीक है, यहां से याद हो गया कि अथर्ववेद में सबसे पहले मगध का उल्लेख है और सतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले बिहार का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट कहा गया और कीकट में रहने वाले लोगों को व्रात्य कहकर संबोधित किया गया था। बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो देखिए नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल अगर आपसे पूछा जाएगा बिहार में तो आप कहेंगे चिरांद, जो कि सारण में पड़ता है। तो आपको क्या याद रखना है? नवपाषाण कालीन संस्कृति। नवपाषाण कालीन संस्कृति के जो बिहार में महत्वपूर्ण स्थल है, एक तो आपका सारण का चिरांद, एक तो आपका याद रखना है सारण का चिरांद, और एक और याद रख लीजिएगा इसी के साथ वैशाली का चेचर। ठीक है, वैशाली का चेचर ये नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल है बिहार में। वहीं पर बात करेंगे मुंगेर की, तो मुंगेर जो बिहार का एक ऐसा संस्कृति स्थल से संबंधित है, तो याद रखिएगा मुंगेर जो है पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष हमको मुंगेर से देखने को मिलते हैं। तो बिहार के मुंगेर से पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष भी हमें देखने को मिलते हैं। और नालंदा, याद रखिएगा नालंदा से हमें जो है पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। नालंदा से पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। और भागलपुर से तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। भागलपुर से ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष
प्राप्त होते हैं। तो यहां से याद रख लीजिएगा, सारण के चिरांद और वैशाली के चेचर से नवपाषाणकालीन संस्कृति, नवपाषाणकालीन और ताम्रपाषाणकालीन, ये सारे के सारे जो स्थल हैं वो इससे संबंधित हैं। मुंगेर जो है पूर्व पाषाणकालीन मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। भागलपुर ताम्रपाषाणकालीन, और नालंदा जो नालंदा है इसके बारे में हमने बात किया कि जो नालंदा है वो पूर्व पाषाणकालीन युग से संबंधित थे। अच्छा, कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति को किस वर्ष का माना जाता है? तो कार्बन डेटिंग पद्धति से चिरांद संस्कृति को 1800 से 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है। चिरांद संस्कृति को 1800 से 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है। जैसा कि हमने कहा कि नवपाषाण युगीन, ठीक है, तो नवपाषाण युग का जो संस्कृति है वो चिरांद या वैशाली से हमें प्राप्त होता है। तो इसका समय काल जो कार्बन डेटिंग से प्राप्त हुआ है वो 1800 से 1200 ईसा पूर्व का हमें देखने को मिलता है। अब ये समय काल कैसे हम डिसाइड करते हैं ये हमने क्लास में या फिर आप जानते होंगे। अच्छा देखिए, निम्नलिखित में कौन महाजनपद बिहार में नहीं था? कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था? तो देखिए, बिहार में 3 महाजनपद देखने को मिलते हैं। एक तो आपका अंग, एक वज्जी और एक मगध। अंग, वज्जी और मगध, याद रखेंगे, अंग, वज्जी और मगध। बिहार में ये 3 महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं। बिहार में 3 महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, अंग महाजनपद की राजधानी याद रखिएगा चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। उसके बाद वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली, और मगध महाजनपद की राजधानी तो आपको पता ही है, राजगृह या फिर गिरिव्रज। राजगृह या फिर गिरिव्रज। तो याद रखिएगा, अंग जनपद की राजधानी चंपा, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली, मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी या फिर गिरिव्रज। अच्छा, वत्स जो है, वत्स का जो महाजनपद है वो बिहार में नहीं, वत्स महाजनपद जो है ये बिहार में नहीं बल्कि यूपी में, जो प्रेजेंट टाइम में यूपी में पड़ता है वत्स महाजनपद। अच्छा, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। तो यहां से ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। बिहार में 3 महाजनपद, अंग, वज्जी, मगध। अंग का राजधानी चंपा, वज्जी का राजधानी वैशाली, मगध का राजधानी राजगिरी, और वत्स का राजधानी कौशाम्बी है जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है? तो विदेह राज्य का उल्लेख जो है सबसे पहले हमें यजुर्वेद में प्राप्त होता है। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले हमें यजुर्वेद ग्रंथ में प्राप्त होता है, जबकि अथर्ववेद में हमें सबसे पहले मगध प्रदेश का उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है, ये भी हमने देखा। आगे देखिए, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था, और इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय से। कहां से? अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। और ये जो अंगुत्तर निकाय है, अगर आपसे पूछेगा कि ये किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है तो आपको बताना होगा बौद्ध ग्रंथ है ये, ठीक है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और इसमें भारतवर्ष जो 16 महाजनपदों में बटा था, इसी अंगुत्तर निकाय में हमें इसका उल्लेख या फिर इसी ग्रंथ से प्राप्त होता है। और तो जैन धर्म के भी एक क्या बोलते हैं कि भगवती सूत्र, जैन धर्म का भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है, ठीक है, उल्लेख मिलता है। अच्छा, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? बौद्ध साहित्य में अगर बात करें तो बौद्ध साहित्य में वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला, इन सब नगरों का उल्लेख है, जबकि लखनऊ का नहीं है, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य में वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला इन सब का उल्लेख है, जबकि लखनऊ का नहीं है। आगे देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? तो आप जानते ही होंगे, हर्यक वंश से। हर्यक वंश से संबंधित थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, हर्यक वंश से संबंधित थे। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन था? तो प्रसिद्ध चिकित्सक चरक जो था ये बिंबिसार के समकालीन था। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक जो था ये बिंबिसार के समकालीन था। चरक किसके समकालीन? तो बिंबिसार के समकालीन था, ठीक है। अब देखिए, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। हमने पहले भी बात किया कि मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी या फिर गिरिव्रज, ठीक है। तो प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगिरी थी, प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। आगे देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके शासन काल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो भारत पर सिकंदर का आक्रमण नंद वंश के घनानंद के समय हुआ था। भारत पर सिकंदर का आक्रमण नंद वंश के घनानंद के समय हुआ था। अच्छा, विशाख दत्त के द्वारा लिखा मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। मौर्यों के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या याद रहेगा? ये जो
जो आपका मुद्रा राक्षस है वो किसने लिखा, तो विशाखदत्त ने लिखा। और मौर्यों के लिए विशाखदत्त में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको ये बताना होगा, वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था, तो किस राजा ने चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्याग दिया था, तो याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य थे, याद रहेगा। श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपने शरीर को इन्होंने त्यागा था। और आपको पता होगा कि ये जैन धर्म को एडॉप्ट कर लेते हैं लास्ट टाइम में। और जैन धर्म में एक पद्धति होती है संलेखना पद्धति, जिसमें कि खुद से शरीर को त्यागा जाता है अन्न जल त्याग करके, ठीक है। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो मौर्य सम्राट बिंदुसार जो था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय के जो प्रतिपादक थे उनका नाम आपको पता होगा, मक्खली गोसाल, ठीक है, मक्खली गोसाल। तो बिंदुसार थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी, तो आपको पता ही है अशोक ने, ठीक है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की, अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना करी। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था, तो ये अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश से संबंधित था और इसी के समय में इसी के दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित थे वत्सकार, अजातशत्रु के समय में वत्सकार। अच्छा, अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था, अशोक के साम्राज्य में दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था। देखिए अशोक का साम्राज्य पूरब, क्या बोलते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो दक्षिण में आप जानते हैं साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में चोल, चेर और पांड्य, ये सारे के सारे दक्षिण भारत के ही राज्य हैं। चोल हो, पांड्य हो, चेर हो, तो सारे के सारे दक्षिण भारत के ही राज्य हैं। तो ये सारे के सारे राज्य स्थित थे, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण की थी, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण अशोक ने उपगुप्त से प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म का शिक्षा अशोक ने उपगुप्त से प्राप्त किया था, ठीक है। महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, तो महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम है, ठीक है। महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम है, याद रहेगा, महावीर जी का जन्म स्थान कुंडग्राम, ठीक है। अब देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी, तो याद रखिएगा पशु बलि का विरोध दोनों धर्म करते थे, पशु बलि का विरोध दोनों धर्म करते थे, यही समानता थी, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो किसके शासन काल में हुआ था, तो अशोक के शासन काल में होता है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासन काल में होता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं अशोक के शासन काल में तीसरा बौद्ध संगति कहां पर होता है भैया, तो ये आपका होता है पाटलिपुत्र में। कहां पर, अशोक के समय में तीसरा बौद्ध संगति होता है पाटलिपुत्र में। कब, पाटलिपुत्र में। और कब होता है ये, तो 251 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व में। अच्छा, यहां पर हम देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला जो बौद्ध संगति होता है वो अजातशत्रु, पहला जो बौद्ध संगति होता है, फर्स्ट बौद्ध संगति जो होता है वो अजातशत्रु के शासन काल में होता है। हर्यक वंश से संबंधित थे अजातशत्रु के शासन काल में 483 ईसा पूर्व में हुआ। अच्छा, दूसरा जो बौद्ध संगति है वो कालाशोक के समय में होता है। कालाशोक के समय में, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित थे, कालाशोक, तो शिशुनाग वंश से संबंधित थे कालाशोक। और इसी के समय में दूसरा बौद्ध संगति होता है 383 ईसा पूर्व में। 483 में पहला, 383 में दूसरा, और फिर तीसरा जो बौद्ध संगति होता है वो 251 ईसा पूर्व में होता है, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में। और कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगति होता है प्रथम ईसा शताब्दी में, ठीक है। तो कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगति होता है और वो कहां पर होता है, कश्मीर में। कहां पर, कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगति होता है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, पहली शताब्दी में। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा, हमने चारों बौद्ध संगति को देख लिया। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था, अभी हमने देखा अजातशत्रु ने करवाया था। कहां पर, तो ये अजातशत्रु ने पहला बौद्ध संगति करवाया था राजगिरी में। कहां पर, पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु ने करवाया था राजगिरी, यानी कि राजगीर में, ठीक है। पहला बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। और ये और डिटेल में पूछे तो आप कहेंगे सप्तपर्णी गुफा में पहला बौद्ध संगति होता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया, तो दूसरे बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो कालाशोक के समय में हुआ था, कालाशोक के समय में। और कहां पर हुआ था, तो दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, 383 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ जो है ये होता है बिंबिसार के समय
समय में, बिंबिसार के समय में मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ होता है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के समय में होता है। अब आगे देखिए, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन होता है 315 ईसा पूर्व में। ठीक है, आपको इसकी कहानी भी पता होगी, मेगास्थनीज की कहानी भी पता होगी कि ऐसा होता है कि 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में, 323 बीसी में, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत हो जाती है। सिकंदर यानी कि जो अलेक्जेंडर बोला जाता है, सिकंदर की मौत हो जाती है। और उसके बाद, सिकंदर के बाद कौन, सिकंदर का जो उत्तराधिकारी बनता है, मतलब सिकंदर का जो आगे राजकाज संभालने वाला होता है, वो कौन बनता है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर चूंकि देखता है कि सिकंदर ने बहुत सारे क्षेत्र को, बहुत सारे एरिया को जीत करके रखा है, तो क्यों ना हम इस एरिया पर जाकर के अपना मतलब हक जताएं। तो सेल्यूकस क्या करता है, फिर से आता है उस जीते हुए क्षेत्रों को मतलब उस पर हक जताने के लिए 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में यह आता है और इस पर चढ़ाई कर देता है। और उस समय इसका जो युद्ध होता है किससे हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हो जाता है 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। और चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो पूरा बलशाली, ठीक है, बलशाली, इसके पास जो है युद्ध कला और जो भी सैनिक वगैरह बहुत था, हाथी बहुत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है, तो सेल्यूकस निकेटर बचने के लिए अपनी पुत्री जो हेलेना, बहुत सुंदर थी, उसको आगे कर देता है। अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि अपनी पुत्री से विवाह करा दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो ये उसका ये मन भी था, दोनों का उससे विवाह हो जाता है। सेल्यूकस निकेटर जो है, सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे करा देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। दोनों के बीच संधि हो जाती है और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर का जो एक राज दरबारी होता है या फिर उसका राजदूत जो होता है मेगास्थनीज होता है, और यही मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजता है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 315 ईसा पूर्व में ये आता है। और मेगास्थनीज ने यहां पर रहकर एक बुक लिखा था जिसका नाम इंडिका था, याद रखिएगा, जिसका नाम इंडिका था। अब आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? किस शासक ने भेजा भैया? तो सेल्यूकस निकेटर ने। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? कौटिल्य था। अब आपको ये मतलब आप तो जानते भी होंगे कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, क्या अर्थशास्त्र जो बुक लिखी गई है कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा, यानी कि विष्णुगुप्त के द्वारा, तो अर्थशास्त्र जो बुक लिखी गई है क्या वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यहां पर जो भी सब्जेक्ट है? नहीं, ये राजनीति शास्त्र से संबंधित बुक था, चाणक्य का बुक अर्थशास्त्र। ठीक है, अच्छा, अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है? अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो ये याद रखिएगा, ये है आपका शिलालेख 13वां शिलालेख में अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख 13वां शिलालेख में मिलता है, 13वां शिलालेख में मिलता है। अब देखिए, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन सा है? तो मौर्यकालीन समय में मगध साम्राज्य या फिर मौर्यकालीन समय में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में जो जानकारी का प्रमुख साधन है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया बुक इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया बुक इंडिका। अच्छा, मुद्रा राक्षस बुक को किसने लिखा? विशाख दत्त ने, जिसमें कि इसने मौर्यों को वृषल कहा, जिसमें इसने मौर्यों को वृषल कहा। और अर्थशास्त्र किनकी बुक है? तो चाणक्य बोलिए या फिर विष्णुगुप्त बोलिए या फिर कौटिल्य बोलिए, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है, सुमेलित यानी कि मिलाना है इसको। ठीक है, तो इसे मिलाते हैं। चलिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन? तो मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद को, नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, जिसके समय सिकंदर का यहां पर आक्रमण होता है घनानंद के समय में। और मौर्य वंश का अंतिम शासक तो बृहद्रथ होता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ होता है, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जिसकी आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहां पर मिलान कर लिया। अब आगे देखते हैं कि धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है वो गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करी जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 450 ईस्वी के आसपास में करी गई। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने, किसने? पाल वंश के शासक धर्मपाल। आगे देखिए, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है? तो बिहार किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है? तो देखिए, बिहार जो ये गुरु गोविंद सिंह है, ये क्या, तो ये जो गुरु गोविंद सिंह, आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में ही होता है।
गौतम बुद्ध का जन्म क्या बिहार में हुआ था? तो ये हम कह सकते हैं कि उस समय बिहार होगा, लेकिन ये अभी कपिल वस्तु के लुम्बिनी जो कि अभी नेपाल में है, यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये बिहार में नहीं जन्मे थे। आगे देखिए, महावीर स्वामी कुंडग्राम वैशाली, तो ये बिहार में इनका जन्म हुआ, और आर्यभट्ट का भी जन्म बिहार में हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से कि गौतम बुद्ध का जन्म बिहार में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ है। ठीक है, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्धृत किया हुआ माना जाता है? तो हमने इसके बारे में बात भी किया हुआ है। तो बौद्ध विहारों की बहुलता का क्षेत्र था। बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण, अब देखिए बौद्ध विहार का निर्माण यहाँ पर बहुत होते हैं क्योंकि बौद्धिस्ट लोग यहाँ पर आकर के रहते थे, बसते थे। तो बिहारों का जो बौद्ध विहारों की जो मैक्सिम यहाँ पर अधिकता थी, उसके कारण यहाँ पर इसे कालांतर में बिहार के नाम से जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? गौतम बुद्ध को कहां पर? तो याद रखिएगा उरुवेला में। गौतम बुद्ध को उरुवेला में कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे। राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए थे? राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए थे? तो याद रखिएगा ये हुआ था आपका बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ। पहला बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में। कब? 483 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था भैया? तो ये हुआ था आपके राजगिरी में। कहां पर? राजगिरी में, और सप्तपर्णी गुफा, राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। और यहां पर क्या हुआ था? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन यहां पर किया गया था सुत्त पिटक और विनय पिटक में। सुत्त पिटक और विनय पिटक में। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज यानी कि राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो याद रखिएगा शिशुनाग ने ऐसा किया था। सबसे पहले मगध के किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो ऐसा करने वाले शिशुनाग थे। कौन? शिशुनाग थे। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली क्या है? तो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली पटना है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जो जन्मस्थली है वो पटना है। वसुपूज्य की जन्मस्थली जो है वो पटना है। याद रखिएगा ये इस बात को। आगे देखिए, कहा जा रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सबसे पहले कहाँ गए थे? तो ये गृह त्याग के उपरांत सबसे पहले वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम गए थे। और ये भी पूछा जाएगा कि बताइए गौतम बुद्ध का सबसे पहला गुरु कौन था? तो आपको बताना होगा अलार कलाम। ये फिर रुद्रक रामपुत के पास जाते हैं, तो दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सबसे पहले ये कहां गए थे? तो ये सबसे पहले कहां गए? याद रखिएगा, वैशाली के समीप अलार कलाम के पास, अलार कलाम के आश्रम ये गए थे। वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम ये गए थे। अच्छा, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ घटना और उसके प्रतीक है इस प्रकार से, जैसे गौतम बुद्ध का अपनी माँ के गर्भ में आने का जो संकेत है वो हाथी है। ये बात आपको पता होगा, ये याद रख लीजिएगा साथ ही साथ। उसके बाद बुद्ध जी का जो जन्म होता है उसका क्या बोलते हैं चिन्ह है वो कमल है। कमल का चिन्ह बुद्ध जी के जन्म को संदर्भित करता है। गृह त्याग, गौतम बुद्ध ने जब गृह त्यागा था तो उसका जो संबंधित चिन्ह है, प्रतीक है, वो है घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसका प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष, उसका प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध की जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और इसका प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जब गौतम बुद्ध का इंद्रियों पर ये विजय कर लेते हैं तो उसका प्रतीक चिन्ह कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा में जो ये बैठते हैं। और महापरिनिर्वाण, तो गौतम बुद्ध को आप जब एक करवट सोते हुए देखते हैं तो ये इनकी मृत्यु का प्रतीक है महापरिनिर्वाण का। याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, किस शासक ने युद्ध शास्त्रों में शिलाकंटक व रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज करी थी? तो ये याद रखिएगा, ये अजातशत्रु थे। कौन थे? ये अजातशत्रु थे। अजातशत्रु ने ही सबसे पहले युद्ध में शिलाकंटक व रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज करी थी। अच्छा, कर्नाट वंश का राज्य स्थापित कहां पर हुआ था? तो कर्नाट वंश का जो राज्य है ये मिथिला में स्थापित हुआ था। कर्नाट वंश का राज्य मिथिला में स्थापित हुआ था। पहला प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सरिपुत्र का जन्म कहां हुआ था? तो सरिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। सरिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। सरिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, बौद्ध भिक्षु थे। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था। किसके द्वारा? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सबसे पहले महापद्म नंद के द्वारा किया गया था, जो कि नंद वंश के संस्थापक माने जाते हैं।
आगे देखिए, कहा जा रहा है बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। तो अंग महाजनपद भागलपुर और मुंगेर वाला जो क्षेत्र आप देखते हैं, ये अंग महाजनपद क्षेत्र में यही आते थे, ठीक है, अंग महाजनपद में। आगे देखिए, किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन यानी कि यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख हमें मिलता है? तो यह है आपका गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में यवन यानी कि यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख हमें पाटलिपुत्र पर जो यूनानियों या फिर यवनों का आक्रमण देखने को मिलता है, इसका उल्लेख गार्गी संहिता में हमें मिलता है। आगे देखिए, गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो अभी हमने कहा था गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। आगे देखिए, नालंदा में स्थित बड़ा गांव जो कि नालंदा महाविहार है, इसका पता किसने लगाया था? तो नालंदा में जो महाविहार है, इसका पता कनिंघम ने लगाया था। नालंदा में जो बड़गांव महाविहार यानी कि नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो कनिंघम ने लगाया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, कहा जा रहा है विदेह के राजा जनक ने निष्क या फिर शुभ या सतनाम उपहार में दिए, यह कहां वर्णित है? विदेह के राजा जनक ने निष्क या फिर शुभ या सतनाम जो है इसको उपहार में दिया था, यह कहां वर्णित है? तो याद रखिएगा, यह वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णित है, ठीक है, यह वर्णित है। अपसर, जिसे कि प्राचीन समय में गया के नाम से यह जाना जाता था, अपसर, ठीक है। तो अपसर से एक मंदिर के भग्नावशेष प्राप्त होते हैं और इसके दीवारों पर एक कथा दृश्य अंकित है। तो किसका कथा दृश्य अंकित है? इस पर याद रखिएगा, जो ये रामायण के, ठीक है। तो गया जो कि पुराने समय में अपसर के नाम से जाना जाता था, तो अपसर से एक मंदिर प्राप्त हुआ है और मंदिर का भग्नावशेष मतलब टूटा फूटा इसका जो भी अवशेष प्राप्त हुआ है, तो इसके दीवारों पर रामायण के कथा दृश्य अंकित है। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित होती है? तो हर्यक वंश के उपरांत मगध पर जो सत्ता स्थापित होती है शिशुनाग वंश की, याद रखिएगा। शिशुनाग के बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, ठीक है, याद रखिएगा। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? तो मगध का सर्वप्रथम राजवंश जो था वो बृहद्रथ ने राजवंश था, ठीक है। आगे देखिए, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? मगध जनपद का संस्थापक था बृहद्रथ तथा जरासंध। बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। तो मगध जनपद का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था बिंबिसार था। मगध जनपद का वास्तविक संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। कौन था भैया? बिंबिसार, याद रखिएगा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अंग। यानी कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग राज्य जीता था। अंग राज्य को जीता था बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके। अब बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। तो याद रखिएगा, बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से। और बिंबिसार के बारे में कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि बिंबिसार पहला भारतीय इतिहास में बिंबिसार ही है पहला ऐसा राजा, पहला ऐसा शासक जिसने एक अस्थाई सेना रखी थी, ठीक है, जिसने अस्थाई सेना रखी थी। ऐसा उल्लेख मिलता है, ऐसा प्रमाण मिलता है कि पहला जो अस्थाई सेना रखने वाला शासक था भारतीय इतिहास में वो बिंबिसार ही था। और इसी कारण से इसे सेनिया भी कहा जाता है। इसी कारण से बिंबिसार को सेनिया भी कहा जाता है। और एक धर्म ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ महावंश, और महावंश के अनुसार ऐसा उसमें लिखा गया है कि बिंबिसार 15 साल की आयु में ही, 15 साल का एज था इसका बिंबिसार का, और ये राज सिंहासन पर बैठ गया था। और देखिए, बिंबिसार का एक राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार का एक राजवैद्य था, डॉक्टर था जीवक, और जीवक ने बिंबिसार ने जीवक को अपने किसके सेवा में लगा दिया था? तो भगवान बुद्ध की सेवा में इसे लगा दिया था। मतलब बुद्ध भगवान की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को लगा दिया था, ठीक है, जीवक को लगा दिया था। उसके बाद एक बार होता है कि बिंबिसार का लड़ाई जो है ज्यादातर अवंती से होता है, उज्जैन। तो उज्जैन का राजा चंड प्रद्युत के साथ इसका ये होता है, लेकिन फिर उसके बाद एक बार चंड प्रद्युत बीमार पड़ जाता है, तो बिंबिसार अपना राजवैद्य जीवक को उसका उपचार के लिए भेजता है और दोनों में दोस्ती वगैरह हो जाता है। तो ये इस तरह से कुछ कहानी है। आप अगर थ्योरी देखे होंगे तो आपने जरूर इन सब चीजों को पढ़ा होगा। अब देखिए क्या कहा जाता है कि देखिए, हर्यक वंश में बिंबिसार का पुत्र कौन? अजातशत्रु का पुत्र उदयन। तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद शिशुनाग वंश है, उसके बाद नंद वंश है, तब जाकर के मौर्य वंश आता है, ठीक है। तो वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला कौन था भैया? तो ये था आपका
अजात शत्रु। ये कौन था? अजात शत्रु था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कहा जा रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है ये उदयन ने किया था, जो कि बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु का पुत्र था। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु का पुत्र था कौन? उदयन। और इसने पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना इसी ने किया था। आगे देखिए कहा जा रहा है, एक मिनट, आगे देखिए कहा जा रहा है कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता कहा जाता है यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण, क्योंकि आपको पता है 305 ईस्वी में यूनानियों मतलब सेल्यूकस निकेटर को भी इन्होंने हरा दिया था। तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य वंश का शासक या मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बनता है भैया? तो ये बिंदुसार बनता है। कौन बनता है? बिंदुसार। देखिए बिंबिसार कौन है? तो हर्यक वंश का संस्थापक। अशोक कौन है? तो बिंदुसार का पुत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। अशोक का धम्म, अशोक का धम्म क्या था? तो अशोक का धम्म जो था एक नैतिक आचार संहिता था, यानी कि नैतिकता की बात करता था अशोक का धम्म। ठीक है, अशोक का धम्म। देखिए किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है? किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी कि राजमहल के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न तो इक बताना कर सकते हैं, न तो सूसा और न इक बताना कर सकते हैं। ऐसा किन्होंने कहा था? तो एरियन ने कहा था। याद रखिएगा, एरियन ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के बारे में इनकी शान और शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही इक बताना कर सकते हैं। आगे देखिए गया के समीप नागार्जुन पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षिणी प्राप्त हुई है किसे? तो दीदारगंज पटना से। दीदारगंज पटना, याद रखिएगा, दीदारगंज पटना में चामर ग्रहणी यक्षिणी प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षिणी प्राप्त हुई है दीदारगंज पटना में। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? तो पाटलिपुत्र नगर का निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है आपके मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। किसके शासनकाल में? मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी द्वितीय ने डायोनिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। तो ये भेजा था बिंदुसार के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था भैया? तो वो आया था मेगास्थनीज। और बिंदुसार के शासनकाल में कौन राजदूत आया था? तो याद रखिएगा, डायोनिसियस नाम का राजदूत आया था। डायोनिसियस नाम का राजदूत आया था। अच्छा, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? ये किस विद्वान के आधार पर इन्होंने धारण किया था? तो याद रखिएगा, स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था। तो याद रखिएगा, स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को पालीब्रोथस कहा जाता है, यानी कि उन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस उपाधि भी धारण करी थी। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि मौर्यकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। और यह कथन किसका है? यह कथन था मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज ने कहा था कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का शासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती है, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित है। ऐसा किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? तो ये पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, ये कौन था? पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश का संस्थापक था। और इसने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था। कण्व वंश, ठीक है, तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। याद रखिएगा, कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो ये था अश्वघोष। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के अश्वघोष को, जो कि एक बौद्ध विद्वान थे, इसने अपने दरबार में इसे प्रश्रय दिया था, आश्रय दिया था। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले हर्यक वंश, जिसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। उसके बाद शिशुनाग वंश, ठीक है, जिसका आपने कालाशोक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, महापद्मानंद जो कि इसके संस्थापक थे। नंद वंश के बाद मौर्य वंश जिसके चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक आपका पुष्यमित्र शुंग, और कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव। ठीक है, तो ये ऐसा मतलब मौर्य मगध पर शासन करने वाले राजवंश हर्यक, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। देखिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से
कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो कलिंग नरेश खारवेल ने अंग एवं मगध से कीमती उपहार प्राप्त किया था। अंग तथा मगध से कीमती उपहार इन्होंने प्राप्त किया था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों यानी कि यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कब? तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि गुप्त वंश का शासक था, इसका राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में होता है। कहां पर? पाटलिपुत्र में होता है। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा है? किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा है? तो ये समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी यानी कि लिच्छवियों की महारानी यानी लिच्छवियों के रानी की पुत्र जो समुद्रगुप्त था, लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त ने खुद को कहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, कवि, ये बहुत बड़े कवि भी थे। इन्होंने अपने सिक्कों पर मतलब वीणा बजाते हुए अपने सिक्कों पर अपना चित्र भी उकरवाया था। तो ये सब कुछ समुद्रगुप्त से संबंधित बातें हैं। मगध के किस शासक को कली का अंश, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांतक, एकछत्र और एकराट कहा गया है? तो ये कहा गया किसको? महापद्मानंद को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध के शासक महापद्मानंद को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांतक, एकछत्र, एकराट कहा गया किसे? महापद्मानंद को। महापद्मानंद को। आगे देखिए, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो याद रखिएगा, देवपाल के शासन में, देवपाल के काल में। ठीक है, देवपाल के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था देवपाल के शासनकाल में। ठीक है, देवपाल के शासनकाल में। किस शासक ने ओदंतपुरी यानी कि जो बिहार शरीफ का पुराना नाम ओदंतपुरी में बौद्ध विहार का स्थापना करवाया था? तो गोपाल ने। याद रखिएगा, गोपाल ने। ठीक है, गोपाल ने बिहार शरीफ में जो कि ओदंतपुरी में बौद्ध विहार का स्थापना किसने करवाया? तो गोपाल ने करवाया था। मगध के शासक अजातशत्रु किस वंश से संबंधित? हर्यक वंश से संबंधित। किसका पुत्र? बिंबिसार का पुत्र। किसका पिता? उदयन का पिता। ठीक है, अब देखिए मगध, और इसी ने अजातशत्रु ने कौन? महाशिलाकंटक, फिर उसके बाद रथ मुसल, इन सब जैसे अस्त्रों का भी प्रयोग किया था। ठीक है, तो मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो याद रखिएगा, यह वैशाली के वज्जियों के आक्रमण के प्रतिरोध में इसने पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से? तो यह प्राप्त हुआ है सुल्तानगंज से। बिहार में 7.5 फीट ऊंचा बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। कहां से? सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ है। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन सा था? तो बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन था? तो नालंदा था। ठीक है, नालंदा। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? ठीक है, मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो ऐसा कहा गया था किसके द्वारा? तो फाहियान ने वर्णन ऐसा किया है। फाहियान एक चीनी यात्री था और मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी, ऐसा फाहियान ने अपने यात्रा वृतांत में कहा है। ठीक है, अच्छा, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? जिसका अंत आदित्य सेन ने किया था। हर्षवर्धन, आपको पता होगा वर्धन वंश के बारे में। ठीक है, तो हर्षवर्धन के जो कि शशांक के साथ इसका लड़ाई होता है, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत आदित्य सेन करते हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण लगभग इसने कब किया था? तो चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण लगभग 673 ईसा पूर्व में किया था। तो 7वीं शताब्दी में, अगर पूछेगा शताब्दी तो 7वीं शताब्दी, और अगर ईस्वी पूछेगा तो 673 ईसा पूर्व में इन्होंने बिहार का जो है भ्रमण किया था। ठीक है, अब देखिए, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था।
बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो शशांक था। शशांक जो कि एक गौड़ शासक था, ये एक शैव उपासक था और ये बौद्ध धर्म के बोध गया के बोधि महावृक्ष को महाबोधि वेदी वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक शशांक था। अब हम देखेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि मध्यकालीन बिहार में जो सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब होती है? तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में होती है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में होती है। देखिए इसके बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी, यानी कि 12वीं शताब्दी कौन होता है भैया? तो 1100 से लेकर के 1200 के बीच में, 1100 से 1200 के बीच में ये जो भी साल आएगा ये 12वीं शताब्दी है। तो 12वीं शताब्दी का अंत यानी कि 1198 के आसपास में, तो 11वीं शताब्दी का अंत में और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, एक तुर्क सेनापति था मलिक हसामुद्दीन, ठीक है, मलिक हसामुद्दीन, तुर्क सेनापति मलिक हसामुद्दीन का असिस्टेंट था, ठीक है, असिस्टेंट था बख्तियार खिलजी, ठीक है, असिस्टेंट था बख्तियार खिलजी। और इसने बिहार में करमनासा नदी के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो बिहार में करमनासा नदी के पूर्वी ओर एक सफल अभियान किया था और उसके बाद बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना होती है। और यह भी कहा जाता है कि बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को ही दिया जाता है। और बख्तियार खिलजी यहाँ बहुत उत्पात मचाते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर देता है और उस बख्तियार खिलजी के नाम पर आज भी एक स्टेशन का नाम है बख्तियारपुर। तो ये बहुत शर्म की बात है कि ये आतताई के नाम पर अभी तक बख्तियारपुर रखा गया है, तो ये अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसने बिहार का जो बौद्ध धर्म को बहुत क्षति पहुंचाया था, नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था, यहाँ पर आक्रमण किया था, तो इस प्रकार के आतताइयों का नाम हटना चाहिए। तो बख्तियार खिलजी जो है, बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर है। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में होती है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में होती है। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? तो याद रखिएगा ये नुहानी जनजाति की देन निर्णायक थी, ठीक है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने, जो कि सूर्यवंश से संबंधित थे, ठीक है, शेर शाह ने बनाया था। अब देखिए कहा जा रहा है कि शेर शाह के द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला कौन सा था? तो शेर शाह के द्वारा जो प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम में था, ठीक है, सासाराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा भी सासाराम में ही है, शेर शाह का मकबरा भी सासाराम में ही है। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था? मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण शेर शाह ने करवाया था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण शेर शाह ने करवाया था, सूर्यवंश से संबंधित थे। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये मकतूबे बातें सदी के नाम से प्रसिद्ध है। मकतूबाते सदी के नाम से प्रसिद्ध है। बिहार के एक सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबाते सदी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है निम्नांकित में कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? तो जो ये आपका चिश्ती संप्रदाय, कलंदरी संप्रदाय, सुहरावार्दी संप्रदाय, ये सभी के सभी सूफी संप्रदाय के ही सूफी संप्रदाय से ही संबंधित है। लेकिन बिहार में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फेमस रहा था तो फिरदौसी सूफी संप्रदाय जो है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय फिरदौसी। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में से सबसे आरंभिक नाम किसका है? बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में से सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो ये आपको याद रख लेना है, इमाम ताज फकीह। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम इमाम ताज फकीह का है। गढ़वाल वंशीय शासकों के द्वारा बिहार में तरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है और इसकी प्राप्ति कहां से हुई है? तो इसकी प्राप्ति हुई है मुंगेर से, ठीक है, इसकी प्राप्ति मुंगेर से हुई है। अगर आपने अच्छे से बिहार हिस्ट्री को पढ़ा है तो यहाँ पर तो तरुस्क दंड के बारे में आपने सुना ही होगा। देखिए तरुस्क दंड क्या होता था? कहा जाता है कि तुर्कियों का दंड, यानी कि जो तुर्क लोग सबसे पहले बिहार में यहाँ पर आतंक मचाते हैं और तुर्की शासन का जो तुर्की संस्था का या फिर तुर्की
शासन का जो संस्थापक माना जाता है बख्तियार खिलजी को 1198 में यहाँ पर बहुत उत्पात आतंक मचाया जाता है। उसके बाद गढ़वाल वंश के शासकों के द्वारा ऐसा होता है, गढ़वाल वंश के शासक या फिर कहें कि गोविंद चंद्र गढ़वाल के द्वारा एक कर लगाया जाता है, ठीक है। या फिर इसकी के अभिलेख में ऐसा हमें मिलता है देखने को तरुस्क दंड के बारे में, जो कि तुर्की दंड या फिर तरुस्क दंड जो होता था मुस्लिम जनताओं से लिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स होता था, कर होता था, या फिर यूँ कहें कि अफ़गानियों या फिर जो इस प्रकार का जो क्या बोलते हैं आक्रमण हो रहा था उसको देखते हुए यहाँ पर तरुस्क दंड लगाया जाता था, ठीक है। तो ये तरुस्क दंड का उल्लेख जो है हमें कहाँ से मिलता है, बिहार में किस अभिलेख से इसका उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा मुंगेर में ये जो एक अभिलेख है इससे इसकी हमें जानकारी मिलती है तरुस्क दंड के बारे में, ठीक है। तरुस्क दंड के बारे में देखिए सिख गुरुओं ने सबसे पहले बिहार का भ्रमण किसने किया, सिख गुरुओं में सबसे पहले बिहार का भ्रमण जो है गुरु नानक देव ने किया था। सिख गुरुओं में सबसे पहले बिहार का भ्रमण जो है वो गुरु नानक देव ने किया था। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के दरभंगा को तुगलकपुर नाम कर दिया था। बिहार के दरभंगा को तुगलकपुर नाम इसका बदलकर कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बया का मकबरा कहाँ पर है, तो मलिक बया का मकबरा बिहार शरीफ में है। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बया का मकबरा कहां पर है, तो बिहार शरीफ में है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो ये किस बिहार का कौन सा सूबेदार था, याद रखिएगा दरिया खान निहानी जो कि इब्राहिम लोदी वंश, जब दिल्ली में लोदी वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत में, तो इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का जो सूबेदार था दरिया खान निहानी, इसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था दरिया खान निहानी ने, ठीक है। आगे देखिए बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, तो यह हुआ था शाह आलम द्वितीय का। बिहार में शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था। मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था शाह आलम द्वितीय का, ठीक है, शाह आलम द्वितीय का। आगे देखिए 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे मिथिला का राज्य दे दिया था, तो महेश ठाकुर के विद्वता से क्या बोलते हैं प्रभावित होकर मिथिला का राज्य दे दिया था। आगे देखिए कहा जा रहा है बख्तियार खिलजी के शव को कहां दफनाया गया था, तो बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया बिहार शरीफ में। कहां पर, बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया। आगे देखिए कहा जा रहा है बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश था, ठीक है, याद रखिएगा इल्तुतमिश। आगे देखिए कहा जा रहा है किस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ, तो इसे भी याद रख लीजिए तुगलक वंश में दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था तुगलक वंश के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का, तो अभी हमने देखा था दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया था। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया, बिहार राज्य का नाम बिहार तुर्कों ने दिया था। बिहार राज्य का नाम बिहार तुर्कों के द्वारा दिया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, तुर्कों के द्वारा दिया गया था। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था, तो ये था तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम बोलिए या फिर मलिक बया, इसका ये जो बिहार का प्रशासक किस काल में था, तो तुगलक काल में था। किसमें, तुगलक काल में। फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख जो है वो बिहार शरीफ से प्राप्त होता है। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार शरीफ से प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तो ये अभी हमने देखा था दरिया खान नुहानी ने ऐसा किया था। आगे देखिए चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन जो होता है वो उज्जैनिया शासक के द्वारा होता है। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन उज्जैनिया शासक के द्वारा होता है।
महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया कब? तो बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 ईस्वी में दिया गया। याद रखिएगा, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 ईस्वी में दे दिया गया था। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? तो राजकुमार अजीम को औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार बनाया था। राजकुमार अजीम को औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार बनाया। वह प्रथम मुगल सम्राट जहांगीर था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। वह प्रथम मुगल सम्राट फर्रुख सियर था। याद रखिएगा, वह प्रथम मुगल सम्राट जो था वो फर्रुख सियर था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर मुनीम खानम बना था। मुगल प्रांत बिहार को कब इसका दर्जा दिया गया था? 1580। और इसके बाद यहाँ का गवर्नर कौन बना था? मुनीम खानम। कौन बना था? मुनीम खानम। कहा जा रहा है बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो यह हुआ था शाह आलम द्वितीय का। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो ये महेश ठाकुर थे। किसके? महेश ठाकुर। याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो यह मान लिया गया था 1733 में। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो ये 1733 ईस्वी में ऐसा हुआ था। 1733 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो बिहार का प्रथम नायब नाजिम जो था ये था आपका राजा राम नारायण बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। याद रखिएगा, बिहार का प्रथम नायब नाजिम राजा राम नारायण। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो यह बताया था किसने? तैवर्निये ने। किसने? तैवर्निये ने मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र जो है पटना को बताया था तैवर्निये ने। ठीक है, तैवर्निये ने। अच्छा, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रोहतास में। ठीक है, रोहतास के धरकंदा में दरिया साहब का जन्म हुआ था। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म रोहतास के धरकंदा में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1666 को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1666 को। बिहार के अघोर कामिनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि किससे संबंधित हैं? तो ये सारे के सारे ब्रह्म समाज से संबंधित हैं। बिहार के अघोर कामिनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय, ये सारे के सारे ब्रह्म समाज से संबंधित हैं। मुंगेर जो कि बिहार में स्थित है, इसको मुंगेर बिहार का जिला है, इसको अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो याद रखिएगा, ये पाल शासक था देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। याद रखिएगा। अब हम आधुनिक बिहार यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री बिहार से संबंधित जो है प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, प्रश्नों को देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा और याद कीजिएगा। बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? बंगाल, बिहार व उड़ीसा को दीवानी अधिकार यानी कि यहाँ का रेवेन्यू का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। किसने? शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो याद रखिएगा, मीर कासिम ने। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। मुंगेर को अपनी राजधानी बंगाल के किस शासक ने बनाया था? तो मीर कासिम ने बनाया था। ठीक है, मीर कासिम ने बनाया था। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम नायब दीवान जो बनाया था यह सिताब राय को बनाया था। किसे? सिताब राय को बनाया था। सिताब राय, याद रख लीजिएगा।
बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता जो थे वो कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह थे, याद रखिएगा। अब देखिए यहां से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस वहाबी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो बिहार के किस वहाबी नेता को? तो याद रखिएगा विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला, इन सभी को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। इन सभी को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला, ये सभी के सभी वहाबी नेता थे और इन सभी को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया? तो ऐसे किस अंग्रेज ने दबाया था? तो विंसेंट आयर ने। किस अंग्रेज ने? विंसेंट आयर ने दबा दिया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर के विंसेंट आयर अंग्रेज ने दबा दिया था। 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लग गई थी? तो ये लगा था कैप्टन ली ग्रांड के साथ मुठभेड़ में बाबू कुंवर सिंह को 23 अप्रैल 1857 को गोली लग गई थी, गोली लग गई थी। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ सूची पहला और दूसरा इससे संबंधित लोगों के बारे में यहाँ सूची में मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले कुंवर सिंह जो है, कुंवर सिंह, तो इसके बारे में ये 1857 के विद्रोह से संबंधित है। 1857 के विद्रोह से संबंधित है कुंवर सिंह, और बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता थे बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, 1857। अब आगे देखिए कहा जा रहा है बिरसा। तो भगवान बिरसा का संबंध किससे है? मुंडा विद्रोह से है। भगवान बिरसा का संबंध मुंडा विद्रोह से, बिरसा मुंडा का संबंध मुंडा विद्रोह से है। ठीक है, मुंडा विद्रोह से है। अब आगे देखिए मौलवी विलायत अली, इनका संबंध वहाबी आंदोलन से है, जिसे कि आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। और महजरुल हक जो है, इसका संबंध होम रूल लीग से है। ठीक है, महजरुल हक का संबंध होम रूल लीग से है। अब देखिए 1857 के विद्रोह के संदर्भ में, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यहां पर हम एक एक कथन को देखते हैं। चलिए, पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ये बहुत सही है। ठीक है, क्योंकि ये जो पीर अली था एक पुस्तक विक्रेता था। याद रखिएगा, पीर अली एक पुस्तक विक्रेता था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक बुक सेलर था पीर अली, और इसी के नेतृत्व में पटना में 3 जुलाई 1857 को व्यापक स्तर पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था। रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय, रोहिणी छावनी में जब सैनिक विद्रोह हुआ था तो इसका मुख्यालय जो है भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। देखिए रोहिणी छावनी देवघर से संबंधित है। ठीक है, देवघर में, तो देवघर में जो रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था, इसके बाद इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर था उसे भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। अब आगे देखिए कहा जा रहा है पटना, साहाबाद, सारण, चंपारण आदि जिलों में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। इसी दौरान पटना, साहाबाद, सारण, चंपारण इत्यादि जिलों में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। और बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या करी थी। ये गलत है। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या करी थी, ये गलत है, जबकि तीनों सही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? बिहार का प्रथम उर्दू अखबार जो था नरूल अनवार था। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार जो था वो नरूल अनवार था। ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण के लिए पटना में गोल घर का, ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण के लिए, अनाज स्टोरेज के लिए पटना में गोल घर का 1786 ईस्वी में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था? तो जॉन गार्स्टिन ने। किसने? जॉन गार्स्टिन ने इसका निर्माण पूरा किया था। ठीक है, जॉन गार्स्टिन ने। अच्छा, बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार कर लिया था? तो याद रखिएगा, इस महाराजा जंग बहादुर ने। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को महाराजा जंग बहादुर ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, महाराजा जंग बहादुर ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये कैसे हुआ था? तो दिसंबर 1859 की बात है। नेपाल जाते समय महाराजा जंग बहादुर के सैनिकों के द्वारा अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे अंग्रेजी सेना को सौंप दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजी सेना को सौंप दिया गया था। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो बिहार के पृथक राज्य के रूप में, बिहार को पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? तो ये योगदान था सच्चिदानंद सिन्हा का। सच्चिदानंद सिन्हा का। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में होता है। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा
12 दिसंबर, कब 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में इसकी स्थापना होती है। बिहार 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। इस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन-कौन शामिल था? तो इस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में उड़ीसा शामिल था और झारखंड भी था। तो ये तो अभी हम बात नहीं करते, यहाँ पर उड़ीसा है। तो उड़ीसा के साथ, उड़ीसा सहित बिहार को अलग करने की घोषणा करी गई थी। अच्छा, सिधो कान्हू, चांद भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध निम्न में किस विद्रोह से है? तो याद रखिएगा, ये संथाल विद्रोह से है। सिधो कान्हू, चांद भैरव नाम के 4 भाइयों का संबंध संथाल विद्रोह से है, संथाल विद्रोह से है। ठीक है, याद रखिएगा, यहां नीचे कहा जा रहा है कि यहां सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ विद्रोह दिए गए हैं और उससे संबंधित समय काल दिया गया है। ठीक है, तो कोल विद्रोह जो है 1831-32 में इसका समय काल है। कोल विद्रोह का समय काल 1831-32। और जो आपका क्या बोलते हैं कि जो भूमिज विद्रोह है, इसका संबंध ये जो है 1832-33, भूमिज विद्रोह का जो समय काल है 1832-33। संथाल विद्रोह का समय काल 1855-56, याद रखिएगा, संथाल विद्रोह का समय काल 1855-56 और मुंडा विद्रोह का समय काल 1899-1901, याद रखिएगा। कोल विद्रोह का समय काल 1831-32, भूमिज विद्रोह का संबंध 1832-33, संथाल विद्रोह का संबंध 1855-56 और मुंडा विद्रोह का संबंध समय काल जो है 1899 के आसपास का है। ठीक है, पटना में, बिहार में कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था? तो ये था आपका पूर्णिया। याद रखिएगा, बिहार का पूर्णिया जो है 1770-71 में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख केंद्र था पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया था। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778-1800 के मध्य हुआ था, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इस दौरान सारण, वैशाली, पूर्णिया, ये सारे के सारे जिले जो हैं प्रभावित हुए थे। बिहार में जो नोनिया विद्रोह हुआ था 1778 से 1800 ईस्वी के बीच, इसके दौरान बिहार में जो सारण, वैशाली, पूर्णिया, ये सब जिले प्रभावित हुए थे। रुदन मुंडा तथा कुंटा मुंडा का संबंध जो है तमाड़ विद्रोह से है। रुदन मुंडा तथा कुंटा मुंडा का संबंध तमाड़ विद्रोह से है। रुदन मुंडा तथा कुंटा मुंडा का संबंध तमाड़ विद्रोह से है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि संथाल विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। संथाल विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। संथाल विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि जो खरवाड़ आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। खरवाड़ आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। खरवाड़ आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उली हातू है। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उली हातू है। ठीक है, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा के जब बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। किसे धरती आबा यानी कि धरती का पिता कहा जाता है? तो धरती का पिता बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है, जिनके बचपन का नाम दाऊद मुंडा और इसके गुरु थे आनंद पांडे। और बिरसा मुंडा विद्रोह के क्या बोलते हैं, हीरो थे। और बिरसा मुंडा विद्रोह का समय काल 1899-1901 के आसपास का है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है वो जतरा भगत ने किया था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत ने किया था। ठीक है, जतरा भगत ने। किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे? तो ये सिद्धू भगत की, याद रखिएगा, सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। एकदम प्योर फॉर्मेट में, एकदम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो ये मुंडा जनजाति का पर्व सरहुल पर्व जो है बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। किस जनजातीय आंदोलन को साफाहार यानी कि साफाहोड़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसे जाना जाता है आपके खरवाड़ आंदोलन को साफाहोड़ यानी कि साफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस आदिवासी आंदोलन? याद रखिएगा, ये जो आपका किस ताना भगत आदिवासी आंदोलन जो था, इसमें परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था। ठीक है, ताना भगत आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था। ठीक है, आह्वान किया गया था, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं आगे। कहा जा रहा है कि किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन
इंडियन हिस्ट्री में करी है। तो ये किया था संथाल विद्रोह का उल्लेख। ठीक है, संथाल विद्रोह का चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया था। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट है कि कार्ल मार्क्स के एक पुस्तक का नाम है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री और इसमें संथाल विद्रोह की चर्चा की है कार्ल मार्क्स ने। झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है। झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं जो है वो मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा कुड़ुख या फिर कोरक और माल्टू किसके द्वारा बोली जाती है? किसके द्वारा बोली जाती है भैया? तो ये उरांव और सौरिया पहाड़िया के द्वारा बोली जाती है। झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है। अब द्रविड़ समूह की भाषा कुड़ुख या फिर कोरक और माल्टू किसके द्वारा बोली जाती है? तो उरांव और सौरिया पहाड़िया के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए, चंपारण आंदोलन का सुमेल चंपारण आंदोलन संबंधित किसी भी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू नहीं है। चंपारण आंदोलन से जवाहरलाल नेहरू का संबंध दूर दूर तक नहीं है, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। बाद बाकी बिहारी स्टूडेंट्स का संबंधित है बिहार राजेंद्र प्रसाद से, कांग्रेस का गया अधिवेशन संबंधित है CR दास से, और जो बिहार प्रादेशिक किसान सभा से संबंधित है स्वामी सहजानंद। तो बिहार स्टूडेंट्स राजेंद्र से संबंधित है राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस का गया अधिवेशन CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, और उसके बाद जो बिहार का प्रादेशिक किसान सभा है वो स्वामी सहजानंद इनसे संबंधित थे। स्वामी सहजानंद इनसे संबंधित थे बिहार प्रादेशिक किसान सभा से। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि 1960 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड का। याद रखिएगा, 1960 में मुजफ्फरपुर बम कांड में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में। अब देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों में से किसे फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड, जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने के प्रयास से मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 में, और इसमें अब खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे महजरूल हक। ठीक है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे महजरूल हक। ठीक है, निम्नांकित बिहारी नेताओं में से किसे 1914 में कांग्रेस के द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? किन बिहारी नेताओं में से, देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि किन बिहारी नेताओं में से 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? तो महजरूल हक को, जो कि होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे बिहार में। ठीक है, होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे बिहार में। अब हम देखते हैं आगे, कहा जा रहा है कि जो यहां पर बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1919 में होता है। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1919 में होता है। कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 19 ईस्वी में हुई। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 ईस्वी में होती है। आगे देखिए, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह है आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो बिहार के गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार में द्वैध शासन यानी कि डायरकी जो रूल है वो प्रारंभ होने के समय बिहार का गवर्नर कौन बना? तो याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार का गवर्नर बना था। ठीक है, अब देखिए, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित कब हुआ? पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937 को, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1937। अब देखिए, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को होता है। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को, और पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित होती है 1 अप्रैल 1937 को।
को और पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को, 20 जुलाई 1937 को। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को पटना में संपन्न हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को पटना में संपन्न हुआ था, पटना में संपन्न होता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु थे। कौन थे? कालिदास बसु थे, याद रखिएगा, कालिदास बसु। अब देखिए पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किसके द्वारा करी गई थी? तो यह करा गया था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित करी गई थी। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा स्थापित करी गई थी। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? पटना भवानी मंदिर की स्थापना जो है यह करा गया था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, और अनुशीलन समिति की शाखा भी पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा ही स्थापित करी गई थी। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा ही स्थापित करी गई थी। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध अनुशीलन समिति से है। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध जो है वो किस संगठन से था? तो अनुशीलन समिति से था। अनुशीलन, और पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का संस्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने, और पटना भवानी मंदिर का स्थापना भी सचिंद्र नाथ सान्याल ने ही किया था। और उसके बाद भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किससे था? तो अनुशीलन समिति से था। किससे था? अनुशीलन समिति से था। आगे देखिए कहा जा रहा है कि जो असत्य युग्म का चयन कीजिए, तो यहां पर असत्य युग्म का चयन करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसे हम लोग हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है कि नंगी हड़ताल का संबंध छपरा से है। नंगी हड़ताल छपरा से संबंधित, नंगी हड़ताल का संबंध छपरा से है। स्वराज कथा का संबंध बाल मुकुंद वाजपेयी से है। सर हवेसी का संबंध गुप्त क्रांतिकारी संगठन से। देखिए ये जो लोटा विद्रोह है, लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में होता है भैया। तो लोटा विद्रोह क्या है? मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों के द्वारा लोटा विद्रोह किया गया था। होता क्या है कि मुजफ्फरपुर के कैदियों को जो पीतल का लोटा दिया जाता था, पहले पीतल का लोटा, अब उसके बाद पीतल का लोटा हटा करके कैदियों को मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, और इसी कारण से मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा लोटा विद्रोह किया गया था। क्या? मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा लोटा विद्रोह किया गया था। और ये कब हुआ था? याद रखिएगा, ये 1856 में। ठीक है, 1856 में लोटा विद्रोह जो है ये मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों के द्वारा हुआ था। जेल के कैदियों के द्वारा, मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों के द्वारा। वहीं पर नंगी हड़ताल जो है छपरा के कैदियों के द्वारा। देखिए गांधी जी का जो 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद छपरा जेल में कैदियों के द्वारा जो है कहा जाता है कि हम जो है विदेशी वस्त्रों को नहीं पहनेंगे, ठीक है, स्वदेशी वस्त्रों को पहनेंगे। और स्वदेशी को लेकर के इन लोगों के मन में इतना प्रबल मतलब एक इच्छा जग गया, या फिर ये कहे कि इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, अल्टीमेट लेवल पर पहुंच गया कि इन लोगों ने स्वदेशी वस्त्र नहीं दिए जाने के कारण विदेशी वस्त्रों को नहीं पहना और नंगा ही मतलब अपना शरीर पर कोई कपड़ा ना पहनने का इन्होंने निश्चय किया। और छपरा जेल में यहाँ पर लोगों के द्वारा नंगे रहने का निश्चय किया गया, जिसे कि नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है। स्वराज कथा के लेखक बाल मुकुंद वाजपेयी ही थे, लेकिन यहाँ पर जो सर हवेसी लिखा गया है गुप्त क्रांतिकारी संगठन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप कमेंट बॉक्स में भी इसे बता सकते हैं कि इसका क्या है, क्योंकि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन तो विनय दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र समाज की स्थापना 1899 में करी गई थी, और इसी संगठन को 1905 में अभिनव भारत के नाम से, जो कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। तो ये हम गलत कह सकते हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन। देखिए ये जो चंपारण सत्याग्रह है यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। बिल्कुल सही बात है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह। चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट कराया था, यह भी सही बात है। चंपारण में तिनकटिया नामक शोषणकारी प्रथा थी और बगान मालिकों के द्वारा तनाव सरहवेसी और अब अवाव के रूप में किसानों से अवैध वसूली की जाती थी, ठीक है। सरहवेसी याद रखिए, ये तो यहाँ पर आंसर ही मिल गया ऊपर वाले का, ठीक है। सरहवेसी जो था एक प्रकार की अवैध वसूली थी अंग्रेजों के द्वारा, तो वो गुप्त क्रांतिकारी संगठन नहीं था, वही हो जाएगा गलत, ठीक है। ये वाला ही गलत था जो कि हमने कहा। अब गुप्त क्रांतिकारी संगठन मित्र समाज या फिर अभिनव भारत, जो कि विनय दामोदर सावरकर के द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। अब देखिए चंपारण में तिनकटिया नामक शोषण प्रथा थी, बगान मालिकों के द्वारा तनाव
सरहवेशी अबवाव के रूप में किसानों से अवैध वसूली की जाती थी, ये सब सही है। लेकिन चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया था, ये गलत है। ठीक है, मिल मजदूरों का जो है समस्या ये चंपारण सत्याग्रह में नहीं उठाया गया था। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि जो गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रेरियन कमेटी नियुक्त करी थी? तो याद रखिएगा ये करा था एफ.जी. सलाई के नेतृत्व में, एफ.जी. सलाई की अध्यक्षता में गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए एफ.जी. सलाई के नेतृत्व में चंपारण एग्रेरियन कमेटी नियुक्त करी थी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी नियुक्त करी थी। अब देखिए, मजहरूल हक के द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? तो भूमि दिया था खैरू मियां ने। याद रखिएगा, मजहरूल हक के द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि दान में दिया था खैरू मियां ने। किसने? खैरू मियां ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, कहा जा रहा है मजहरूल हक के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो मजहरूल हक के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था द मदरलैंड। ठीक है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा कौमी सेवा दल की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा कौमी सेवा दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान करी गई थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा कौमी सेवा दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान करी गई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान करी गई थी। ठीक है, इसे भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसे भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, कहा जा रहा है 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था, एन सिंह ने किया था। 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। किसने? अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। अब देखिए, कहा जा रहा है कि यहाँ कुछ नाम है और उससे संबंधित जो भी उनके द्वारा लिखा गया है, जो कृतियां, जो रचनाएं हैं, उनको यहाँ सुमेलित करना है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया बुक है इंडिया डिवाइडेड। तो अगर पूछा जाएगा कि इंडिया डिवाइडेड किन की रचना है, तो आपको बताना है जयप्रकाश नारायण का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया बुक, हाई सोशलिज्म, वाई सोशलिज्म, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया बुक वाई सोशलिज्म। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लिखा गया बुक हिंदुस्तान स्टैंडर्ड और फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया बुक मैला आंचल। तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा वाई सोशलिज्म, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड और फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा मैला आंचल लिखा गया। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि श्री वैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? तो फणींद्र घोष हत्याकांड के मामले में वैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, वैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा किस कांड में दी गई थी? तो याद रखिएगा, फणींद्र घोष हत्याकांड की सजा में कांड में इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, इस संस्था के संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल। ठीक है, बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल। अब देखिए, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। कब मनाया गया भैया? ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहां हुआ था? तो यह हुआ था पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? पटना में हुआ था। कहां हुआ था? पटना में। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए और इसमें शामिल दो बिहारी नेता कौन थे? तो इसमें शामिल दो बिहारी नेता थे, एक तो राजेंद्र प्रसाद और दूसरा ब्रज किशोर प्रसाद। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था और इसमें दो बिहारी नेता थे, एक तो राजेंद्र प्रसाद और दूसरा ब्रज किशोर प्रसाद। एक राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ब्रज किशोर प्रसाद। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन? तो याद रखिएगा इस बात को, ये थे आपके मजहरूल हक। बिहार में होम रूल हमने पहले भी देखा है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजहरूल हक। ठीक है, मजहरूल हक। अब देखिए, कहा जा रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांकीपुर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था? तो बांकीपुर, जो कि अभी पटना का पुराना नाम बांकीपुर है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था। ठीक है, सबसे पहले भाग लिया था।
पटना होम रूल लीग के किस नेता ने पटना होम रूल के किस नेता ने पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो ये रखा था किसने? रामपूरन चंद्र ने। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? ये रखा था रामपूरन चंद्र ने। किसने? रामपूरन चंद्र ने रखा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो यह हुआ था आपके कहां पर? पटना में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। कहां हुआ था? पटना में हुआ था। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? तो प्लासी के युद्ध के बाद बिहार का उपनवाब बना था मीरन। याद रखिएगा, बिहार का उपनवाब बना था मीरन। अच्छा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर लेकर गया था अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के लिए। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से मुर्शिदाबाद को हटाकर मुंगेर लेकर गया था कौन? मीर कासिम। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो थे वो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंट थे। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंट थे पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन? तो चार्ल्स ग्रैंड। याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। मीर कासिम ने कहां बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना करी थी? तो याद रखिएगा, मुंगेर में। मीर कासिम ने बंदूकों और तोपों के कारखाना की स्थापना करी थी मुंगेर में। बक्सर का युद्ध हुआ था 23 सितंबर 1764 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 23 सितंबर 1764 में, बक्सर का युद्ध। अब देखिए, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने ऐसा किया था। जगदीशपुर में 1857 ईस्वी के 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना करी गई थी? तो यह करा गया था अमर सिंह के नेतृत्व में। जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना करी गई थी? तो अमर सिंह के नेतृत्व में ऐसा किया गया था। अमर सिंह के नेतृत्व में ऐसा किया गया था। ठीक है, अब देखिए 1857 ईस्वी के दौरान बिहार में कहां पर लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये कब हुआ है भैया ऐसा? तो ये हुआ था पटना से। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में कहां पर लोगों को ऐसा आभास हुआ कि मानो देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो बिहार के पटना में। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहां पर हुआ? तो बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन, याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन के नेतृत्व में छपरा में विद्रोह हुआ। कहां पर? छपरा में। तो बिहार में छपरा में विद्रोह 1857 के किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में। ठीक है, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। ठीक है, पीर अली जो कि एक पुस्तक विक्रेता था पटना में। ठीक है, तो बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम पीर अली के नेतृत्व में हुआ। भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किसने किया? तो भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किया सैयद अहमद ने। भारत में वहाबी आंदोलन किसने आरंभ किया? सैयद अहमद ने। ठीक है, सैयद अहमद ने। अब देखिए कहा जा रहा है असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो दीप नारायण सिंह ने। दीप नारायण सिंह ने असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दीप नारायण सिंह ने। ठीक है, दीप नारायण सिंह ने। अब देखिए बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी? तो मठिया प्रथा चालू की गई थी असहयोग आंदोलन के समय में। बिहार में असहयोग आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दे दिया था? तो ये दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा असहयोग आंदोलन के दौरान दे दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान दे दिया था, यानी कि किसी भी प्रकार का सहयोग भारतीयों के द्वारा अंग्रेज सरकार को नहीं किया जाएगा। तो लॉर्ड सिन्हा भारतीय थे और इसने गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, बिहार में पटना के बिहटा में पटना के बिहटा में, ठीक है, पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब करी थी? तो यह करा था 4 मार्च 1928 ईस्वी को। 4 मार्च 1928 ईस्वी को पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने करी। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? तो याद रखिएगा ये किसने करा था? तो ये करा था पुरुषोत्तम दास टंडन। देखिए कि जो
क्या बोलते हैं कि किसान सभा का स्थापना किसने करा? सहजानंद स्वामी ने करा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। और 29-30 अगस्त 1934 को गया में बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की दूसरी सभा आयोजित करी जाती है और इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया जाता है। किसकी अध्यक्षता? पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना करी थी? तो ये करा था राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? तो किसान नेता सूर्यनाथ चौबे नहीं थे, बल्कि स्वामी सहजानंद, चूंकि इन्होंने किसान सभा का आयोजन किया था। यदुनंदन शर्मा और गंगा शरण सिंह, ये सभी के सभी याद कीजिए नाम को। स्वामी सहजानंद, बोलिए हमारे साथ, स्वामी सहजानंद, यदुनंदन शर्मा और गंगा शरण सिंह, ये सभी किसान नेता थे, जबकि सूर्यनाथ चौबे किसान नेता नहीं थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे, ठीक है। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? किसने जागृत किया था? तो ये किया था आपके यदुनंदन शर्मा ने, ठीक है। तो बिहार के गया में किसान आंदोलन को यदुनंदन शर्मा ने जागृत किया था, ठीक है। यदुनंदन शर्मा ने जागृत किया था। अब बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो ये किसकी अध्यक्षता में? तो सर अली इमाम की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, बिहार में 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुई जिसकी अध्यक्षता सर अली इमाम ने करी और उसमें साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का यहां पर डिसीजन लिया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू हुआ? कहां से शुरू हुआ? तो बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां से शुरू होता भैया? तो यह होता है आपका चंपारण और सारण से। बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण और सारण से शुरू होती है। कहां से? चंपारण और सारण से। अब देखिए कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहां पर हो गई थी? तो सिवान में। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से हो गई थी। यह कहां पर हुआ था? सिवान में हुआ था। कहां पर? सिवान में हुआ था। तो फूलेना प्रसाद के बारे में याद रखिएगा, फूलेना सिवान से, ठीक है। आगे देखिए, बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? सूरज नारायण सिंह। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे सूरज नारायण सिंह, ठीक है, सूरज नारायण सिंह। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शीलभद्र याजी। ठीक है। अच्छा, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब होता है? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल होता है 16 अगस्त 1946 को। कब? 16 अगस्त 1946 को। आगे देखिए, कहा जा रहा है भारत में सबसे पहले कहां छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था? भारत में सबसे पहले कहां छात्र संगठन के सम्मेलन का गठन हुआ था? तो यह बिहार में हुआ था। भारत में सबसे पहले छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था बिहार में। ठीक है, यह होता है बिहार में। आगे देखिए, पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता जो थे वो अहमदुल्ला थे। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता अहमदुल्ला थे। देखिए, विलायत अली, इनायत अली, इन लोगों को आजीवन कारावास हुआ था। ये वहाबी नेता थे, तो हमने पहले ही देखा इसके बारे में। अब देखिए, कहा जा रहा है बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना शाहाबाद में हुई। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना बिहार के शाहाबाद में होती है। बिहार के शाहाबाद में होती है। ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामदयाल सिंह ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामदयाल सिंह ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दे दिया था। देखिए, महाधिवक्ता अभी जानते हैं आप लोग, राज्य का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है, और जो महान्यायवादी होता है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो आपका क्या होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी यानी कि कानून से सलाहकार। अब देखिए, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? तो सारण अपराधी जिला घोषित किया गया था 1942 में। सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था 1942 में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ
कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो याद रखिएगा, इनके साथ थे योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और गुलाबी सोनार। तो जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागने वाले योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और गुलाबी सोनार। ठीक है, गुलाबी सोनार। बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर, बिहार के द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था? किसके नेतृत्व में अंतरिम? तो मोहम्मद यूनिस के। बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था? तो ये मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में। ठीक है, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। अब देखिए, कहा जा रहा है कि यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा? तो समाजवादियों के द्वारा किया गया था। यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? समाजवादियों के द्वारा। किसके द्वारा? समाजवादियों के द्वारा। वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? वर्ष 19 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो यह किया था महात्मा गांधी ने। वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने किया था। आगे देखिए, कहा जा रहा है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्न में से किन की नियुक्ति हुई थी? तो किन की नियुक्ति हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति होती है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब होती है? तो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा 22-23 दिसंबर 1921 को होती है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा 22-23 दिसंबर 1921 को होती है। श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगरपालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? तो पटना नगरपालिका की। याद रखिएगा, श्री राजेंद्र प्रसाद पटना नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे। श्री राजेंद्र प्रसाद पटना नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहे? तो जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम समय में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे। अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? यह कथन गांधी जी ने दिया था 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय। 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय गांधी जी ने कहा था अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। ठीक है, ये बिहार के संदर्भ में कहा था। ठीक है, और कब कहा था? 1941 में जो बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसके बाद उन्होंने कहा था ऐसा। ठीक है, उसके बाद कहा था। आगे देखिए, कहा जा रहा है नीचे दिए गए घटनाओं को उसके घटित होने वाले वर्ष को कूट की सहायता से सुमेलित करने को कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है कि जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, उसके बाद किसान सभा का गठन कब हुआ, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है और सदाकत आश्रम की स्थापना कब होती है। तो इसको क्रम में सजाने को कहा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले किसान सभा का गठन 1916 में होता है। किसान सभा का गठन 1916 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। ठीक है, किसान सभा का गठन। उसके बाद देखिए, उसके बाद सदाकत आश्रम, एक मिनट, यहां पर यह बात हो जाएगा कि ये किसान सभा का गठन इस समय नहीं हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। ठीक है, पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916 में होता है। पटना हाईकोर्ट का, इसे सुधार लीजिएगा, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में होती है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में होती है। उसके बाद सदाकत आश्रम की स्थापना जो होती है। तो किसान सभा का गठन कब? देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। किसान सभा का गठन कब होता है? तो 1929 में। किसान सभा का गठन 1929 में कब होता है? किसान सभा का गठन 1929 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो 1917 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में और सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में। तो इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, मतलब एक बार फिर से इसे सुधार लीजिए। एक मिनट, इससे पहले पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916,
किसान सभा का गठन 1929, पटना विश्व यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917 और सदाकत आश्रम की स्थापना 1920। इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कौन? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो यह हमने अभी देखा था। कौन? तो बलदेव सहाय जो यहाँ थे, ठीक है। तो बलदेव सहाय जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1 मिनट, 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो ये किस जेल में रखे गए थे? तो याद रखिएगा, बांकीपुर जेल, जो कि अभी पटना का पुराना नाम था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो ये बांकीपुर जेल में रखा गया था। कब? किस जेल में? बांकीपुर जेल में। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को होता है। 11 अगस्त 1942 को होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, निम्न में से कौन सचिवालय गोलीकांड की शहीदों की सूची में नहीं है? तो याद रखिएगा, ये जो आपका योगेंद्र नारायण है, ये सचिवालय गोलीकांड शहीदों की सूची में नहीं, बल्कि रामनंदन सिंह, देवीपाद चौधरी और जगपति कुमार, ये सब सचिवालय गोलीकांड की शहीदों की सूची में है। तो कौन नहीं थे? योगेंद्र नारायण। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा, ये है फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। देखिए, इसके पहले हमने देखा था। तो सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान पुलिस की गोली से शहीद हो गए थे फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो ब्रह्मानंद तिवारी है, ब्रह्मानंद तिवारी चंपारण से संबंधित है। ब्रह्मानंद तिवारी का संबंध चंपारण से है। ब्रह्मानंद तिवारी का संबंध कहां से? तो चंपारण से है, याद रखिएगा, चंपारण से। उसके बाद सरस्वती देवी का संबंध भागलपुर से, ध्रुव कुमार का संबंध कटिहार से और कपिल मुनि का संबंध डुमरांव से। ब्रह्मानंद तिवारी का संबंध चंपारण से, सरस्वती देवी का संबंध भागलपुर से, ध्रुव कुमार का संबंध कटिहार से और कपिल मुनि का संबंध डुमरांव से है। कहां से? कपिल मुनि का संबंध डुमरांव से है। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन भागे थे? तो यहां पर सारे के सारे योगेंद्र शुक्ल थे, शालिग्राम साहित्य सिंह थे, सूरज नारायण सिंह थे और गुलाब चंद्र गुप्त। तो ये सभी जो हैं 1942 के अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागे थे। तो योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र गुप्त, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, ठीक है, याद रखिएगा, सूरज नारायण सिंह। अब हम आगे देखते हैं। कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक थे नित्यानंद सिंह। जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक थे नित्यानंद सिंह। कौन थे? मुख्य प्रशिक्षक थे नित्यानंद सिंह। अच्छा, सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? सियाराम ब्रह्मचारी दल जो सक्रिय था अगस्त क्रांति के दौरान। सियाराम ब्रह्मचारी दल बिहार में अगस्त क्रांति के दौरान क्या था? सक्रिय था। अगस्त क्रांति के दौरान सक्रिय था। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना करी थी? तो ध्रुव दल की स्थापना कटिहार के युवकों ने करी थी, ठीक है। तो बिहार के किस स्थान के युवकों ने ध्रुव दल की स्थापना करी थी? कटिहार के युवकों ने। किस दल की स्थापना? ध्रुव दल की स्थापना तो कटिहार के युवकों ने, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल में, ठीक है, तिरहुत प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था, ठीक है। तिरहुत प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भागवती देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भागवती देवी। अच्छा, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो जौनपुर के करामत अली के द्वारा तायूनी आंदोलन चलाया गया था फराजी आंदोलन के विरोध में। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो ये जौनपुर के करामत अली ने चलाया था, जौनपुर के करामत अली ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो पुलिस थाने को जला दिया था जगलाल चौधरी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाने को जला दिया था बिहार में जगलाल चौधरी। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी
का नाम प्रभावती देवी था। और भागवती देवी किनकी बहन का नाम? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम। और प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में होता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी प्रभावती देवी। ठीक है, तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो थी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, और ये जयप्रकाश नारायण की वाइफ भी थी। अच्छा, आगे देखिए, कहा जा रहा है कि जो क्या बोलते हैं, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो देश के बिहार में ही जमींदारी उन्मूलन कानून बना सबसे पहले, जमींदारी उन्मूलन कानून बना सबसे पहले। अच्छा, कहा जा रहा है स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा दरभंगा के किसानों का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, दरभंगा के किसानों का नेतृत्व किया गया था। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद। किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद। किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। नवंबर 1936 में बिहपुर, यानी कि भागलपुर का पुराना नाम बिहपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो जिसकी अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद। याद रखिएगा, नवंबर 1936 इसमें बिहपुर यानी कि भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद दोनों ने करी थी, दोनों के द्वारा करा गया था। ठीक है, अब कहा जा रहा है अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था कहां पर? तो वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था गया में। ठीक है, गया में आयोजित किया गया था। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब करी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना 4 मार्च 1928 को करी। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 4 मार्च 1928 को करी गई। 4 मार्च 1928 को करी गई। आगे देखिए, मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में? तो शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई। शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई। मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुआ। किसान सभा स्थापित हुआ। बिहार प्रांतीय सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार प्रांतीय सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है, यह हुआ था मार्च 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में हुआ था। ठीक है, मार्च 1929 में। अब हम देखते हैं आगे। कहा जा रहा है कि ये जो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। स्वामी सहजानंद। किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ? बिहार के किस जिला में? तो बिहार के शाहाबाद जिले में नहर शुल्क को लेकर विरोध में आंदोलन हुआ। नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा करी जाती है। पुरुषोत्तम दास टंडन। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा करा गया। आगे देखिए, कहा जा रहा है नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो एक 1934 में होता है। ठीक है, पहला 1929 में, दूसरा 1934 29-30 अगस्त 1934 को, जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा करी गई। गया में हुआ था वो आयोजन। और जो तीसरा सम्मेलन होता है बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का जो तीसरा आयोजन होता है, ठीक है, जो तीसरा आयोजन होता है, इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने ही करी है। स्वामी सहजानंद ने ही इसकी अध्यक्षता करी। ठीक है, याद रखिएगा। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद। और कहां पर हुआ? हाजीपुर में। कब हुआ? नवंबर 1935 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? बिहार, यह याद रखिएगा,
बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में, तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना करी थी। तो ये हमने पहले भी देखा, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना करी थी, किसान जांच समिति की स्थापना करी थी। ठीक है, अब देखिए, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। उसके बाद बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स जो होता है, इसके विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था, तो इसके विरुद्ध आंदोलन जो था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। तो याद रखिएगा, बेगूसराय में जो चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र, तो भारत का बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अब देखिए, बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था, तो नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया कहां से, तो चंपारण और सारण से। देखिए, बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में, तो चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था, नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया। ठीक है, अच्छा, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में हुई, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई, दरभंगा में हुआ। ठीक है, अब देखिए, बॉयज एसोसिएशन दरभंगा। स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता के बाद बिहार में, स्वतंत्रता पूर्व यानी कि स्वतंत्र बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति कौन सी नहीं थी, तो वर्चस्वशाली जाति जो थी वो कुर्मी नहीं था, बल्कि भूमियार, राजपूत, कायस्थ, ये सब जो था बिहार में स्वतंत्रता से पहले एक वर्चस्वशाली जाति थी। ठीक है, वर्चस्वशाली जाति थी। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी, मगध जनपद तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी, तो याद रखिएगा, इसे चंपा नदी पृथक करती। देखिए, मगध महाजनपद ऐसे अगर आप जानते हैं, ये बिहार का मैप है और बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बिहार को दो भाग में बांटती है, एक उत्तरी बिहार का गंगा नदी का मैदान और एक दक्षिणी बिहार का गंगा नदी का मैदान। और ये वाला इलाका आपको कहीं पर, ये मगध वाला इलाका है। ठीक है, ये मगध वाला इलाका है। तो कहता है कि मगध महाजनपद तथा अंग महाजनपद, और अंग महाजनपद भागलपुर वाला जिला है, तो ये दोनों को कौन सी नदी अलग करती है, तो चंपा नदी। याद रखिएगा, इधर से चंपा नदी अलग करती है मगध महाजनपद और अंग महाजनपद को। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़ा था, तो किसान आंदोलन से बिहार में कौन जुड़ा भैया, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़ा था। ठीक है, किसान आंदोलन से जुड़ा था। अब देखिए, कहा जा रहा है कि 1902 में सिताब दियारा में किसका जन्म हुआ, तो जयप्रकाश नारायण का। 1902 में सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। ठीक है, सिताब दियारा जो कि बिहार में पड़ता है। अब 1921 की बात करते हैं। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। 1921 में गांधी जी ने पटना में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। ठीक है, 1921 में गांधी जी ने पटना में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। ठीक है, अब देखिए, 1930 और 1931 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। तो ये कहां पर हुआ था भैया, तो ये हुआ था मुंगेर में। ठीक है, 1930 और 31 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो एक हिस्सा था वो मुंगेर के सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, अब देखिए, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका, तो 1830 में के दशक में पटना नगर जो केंद्र था वो वहाबी विद्रोह का। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी विद्रोह का। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए, तो ये जनकधारी प्रसाद को। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी जनकधारी प्रसाद को मोतिहारी ऑफिस का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गया। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी, तो यह हुआ था देवघर में। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पे, तो देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था का स्थापना हुआ था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को
कौन सा क्षतिपूर्ति पूर्ति कर देना पड़ता था? तो कौन सा क्षतिपूर्ति कर? तो तवान देना पड़ता था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते थे किसान, तो उसे नील के किसानों को तवान के रूप में क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था और क्षतिपूर्ति कर का नाम ही था तवान। तो हमने आधुनिक भारत के भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, इसके बाद हम पूरा बिहार जीके को एमसीक्यू के माध्यम से, जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू के माध्यम से 67th बीपीएससी पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए बिहार जीके के एमसीक्यू को कवर कर लेंगे, जिसमें अभी आज हमने बिहार हिस्ट्री को जैसे कवर किया वैसे ही बिहार के ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे, बिहार के पॉलिटी को कवर कर लेंगे और उसके बाद बिहार के इकोनॉमिक्स को, जिसमें कि बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे भी हमारा शामिल होगा और उसके बाद जो मिसलेनियस टॉपिक है वो भी हम बिहार से कवर कर लेंगे और करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे बिहार का, जिसमें से कि 30 से 30 क्वेश्चन जो बिहार जीके से पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में या फिर अन्य किसी भी बिहार के एग्जाम में, बीएसएससी, बिहार दरोगा, तो इसमें जो पूछे जाते हैं यहां से सवाल हमारा नहीं छूटेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर से एक बार जरूर चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट और रिस्पॉन्स के आधार पर हमें एक मोटिवेशन मिलती है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने को, एक ताकत, एक शक्ति मिलती है। तो आप अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप अपना कर्तव्य जरूर कीजिए, हम अपना कर्तव्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।